बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन के बीच ठन गई है। बाइडेन ने बम देने से इनकार किया तो नेतन्याहू ने बिना अमेरिकी मदद की रफाह की तबाही की कसम खा ली। अब नतीजा सामने है। इजरायली डिफेंस फोर्स रफाह को राख कर दे रही है और इंच दर इंच बारूद बिछाकर रफाह को घुटने टेकने पर मजबूर भी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बाइडेन के बम के बिना, अमेरिका के विरोध के बावजूद, पश्चिमी देशों की धमकियां अनसुनी करके इजरायल का रफा पर घनघोर हमला जारी। रफा को राख कर देंगे नेतन्याहू। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। इजरायल को किसी की परवाह नहीं, उसका टारगेट सेट है। हमास के आखिरी आतंकी को खत्म करने तक इजरायल नहीं रोकने वाला। बीच में चाहे 14 लाख की आबादी वाला रफा का इलाका है, चाहे बाइडेन के हथियारों की खेप रोक देने की धमकी आए, इजरायली डिफेंस फोर्स रुकने वाली नहीं है। नतीजा सामने है। रफा जल रहा है। इजरायली सेना ने रफा को रसद पानी पहुंचाने वाली आखिरी लाइन पर भी कब्जा कर लिया है। रफा सिसक रहा है, सुबक रहा है। इजरायली फोर्स लाश पर लाश बिछा रही है। 3 पॉइंट में समझते हैं कि बाइडेन के विरोध के बावजूद नेतन्याहू रफा पर हमले क्यों कर रहे हैं। पहला, इजराइल का कहना है कि रफा में हमास के 3 ब्रिगेड एक्टिव हैं। दूसरा, गाजा के दक्षिण में रफा से हमास के आतंकी फुल ऑन एक्टिव हैं। तीसरा, रफा के रास्ते गाजा को हथियार सप्लाई हो रहे हैं। הרצועה, במרחב מזרח רפיח, כוחות אוגדה 162 ממשיכים בלחימה נגד יעדי טרור והברחת אמצעי לחימה במרחב מזרח רפיח. הפעילות הזאת תומכת את המודיעין שהיה בידינו. חמאס השתמש במרחב מעבר רפיח לטרור. מצאנו במרחב מספר פירי מנהרות טרור שאנחנו חוקרים אותם וסורקים אותם בשעה. मतलब साफ है कि रफा पर कब्जा किए बिना गाजा का समूल नाश नहीं किया जा सकता। लिहाजा कोई टोके, कोई रोके, इजरायल रफा पर हमला करने से चूकने वाला नहीं है। अमेरिकी कोशिश है कि नेतन्याहू रफा को निशाना नहीं बनाए, क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर हमले में सिविलियन की मौत हो सकती है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है कि बाइडेन इजरायल को मदद करने के कदम अब पीछे खींच रहे हैं? As you all know, obviously last night the president outlined what has been our policy on Rafah, that his support for Israel's defense is ironclad, and Israel has every right to go after Hamas and those responsible for October 7th massacres. What we do not support is a major ground operation in Rafah, a city now sheltering over 1 million people, since we believe there are better alternative ways to go after Hamas. अमेरिका ने 2000 पाउंड के बमों की खेप इजरायल भेजे जाने पर रोक लगा दी है। ये तथ्य है कि अमेरिकी हथियारों के बिना इजरायल का हमास के खिलाफ अभियान बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। लेकिन इस वक्त इजरायल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बिना अमेरिकी मदद के भी वो हमास का अंत करने के लिए काफी है। לצה"ל יש חימושים למשימות שהוא מתכנן, וגם למשימות ברפיח יש לנו את מה שאנחנו נזקקים לו. אני אומר את זה פה במסגרת כל מה שעלה עם ארצות הברית, וחשוב לומר את זה. टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा है कि इजरायल को रफा में मिलिट्री ऑपरेशन और अमेरिकी हथियारों के बीच किसी एक को चुनना होगा, तो नेतन्याहू ने चुन लिया है रफा में मिलिट्री ऑपरेशन। पिछले 7 महीनों से जारी जंग के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इजरायल को हथियार सप्लाई से इनकार कर दिया है। लिहाजा इसके पीछे की अमेरिकी वजह को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। बाइडेन ने साफ तौर पर कबूल किया है कि अमेरिका के हथियारों से गाजा में आम नागरिकों की मौत हुई है।
अमेरिका का मानना है कि इजरायल अमेरिका से मिलने वाले बमों का इस्तेमाल रफा के रिहायशी इलाकों में हमलों के लिए कर सकता है। लेकिन इजरायल को हथियार देना बंद करने के पीछे सिर्फ रफा में होने वाली मौतों की आशंका नहीं है। पिछले कुछ समय से इजरायल को मदद देने पर प्रेसिडेंट बाइडेन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई अमेरिकी सांसद भी इजरायल को भेजी जाने वाली मदद पर सवाल उठा चुके हैं। जाहिर है बाइडेन का यह एक्शन मजबूरी में उठाया गया कदम है। यह ध्यान देने वाली बात है कि बाइडेन ने नेतन्याहू को बम देना बंद किया है। अमेरिका ये अब भी कह रहा है कि इजरायल की सुरक्षा की जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हट रहा। यानी अमेरिका नेतन्याहू के सिर्फ रफा में मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है, ना कि हमास के अंत से उसे परेशानी है। अब सवाल उठता है कि रफा के जिन लोगों को अमेरिका मासूम मानता है, इजरायली हमले में जिनके मारे जाने की आशंका है, उन्हें मरने से कौन बचाएगा? रफा को फिलहाल कोई बचाने वाला नहीं दिख रहा। ये दीगर बात है कि रफा के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद के दरवाजे खुले हुए हैं। कई पश्चिमी देशों जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वहां से रफा को राशन पानी भेजा जा रहा है। लेकिन इस बीच रफा की जमीन जल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के बारूद से रफा लहूलुहान है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। 7 अप्रैल से अब तक कम से कम 50 लोगों की रोजाना मौत हो रही है। रफा में मौत और जख्मों की रिपोर्ट सिर्फ चौंकाती नहीं है, डराती भी है। अमेरिका की दलील है कि नेतन्याहू ने अब तक रिहायशी इलाकों में हमले नहीं किए हैं। लेकिन दूसरी ओर मौतों का आंकड़ा बता रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने जो भी आ रहा है नेस्तनाबूद हो रहा है। चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं रूस यूक्रेन के जंग की, जहां पर 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। लेकिन ऐसा एक बार फिर नहीं हुआ जब रूस हारता हुआ नजर आया। इधर 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने पुतिन ने जंग के लिए एक ऐसी टीम बना ली है जो तीसरे विश्व युद्ध में यूरोप से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचाने को तैयार है। देखिए रिपोर्ट। पुतिन ने बोला हुर्रा, कीव में बजा सायरन। За победу! Ура! They will take. They will take. पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन कुछ ज्यादा ही खतरनाक और आक्रामक हो गए हैं। पुतिन के तेवर और बॉडी लैंग्वेज आज ऐसी हो चुकी है जिसे देखकर साफ लगता है कि वो रत्ती भर ना तो अमेरिका की परवाह कर रहे हैं और ना ही 32 देशों से बने नाटो से जरा भी डर रहे हैं। यूक्रेन को तो पुतिन ने फुटबॉल समझ रखा है। जब जी चाहता है 2-4 लातें मार देते हैं। कुछ जानकारों का दावा है कि 800 से ज्यादा दिन की जंग के बाद पुतिन समझ चुके हैं कि पश्चिमी देशों की सैन्य क्षमता से कैसे निपटना है और रूस के पक्ष में अमेरिका के दुश्मनों को कैसे मिलाना है। यही वजह है कि 9 मई की विक्ट्री डे परेड में पुतिन ने साफ साफ धमकी दी है कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन से लेकर यूरोप तक अपने मिशन को जरूर पूरा करेगा। इस धमकी का सीधा असर यूक्रेन की राजधानी कीव में देखा गया, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेत्सोला को मीडिया से बात करते वक्त अचानक सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा, क्योंकि रूस के मिसाइल और ड्रोन को लेकर बजे सायरन ने पूरे कीव में कोहराम मचाकर रख दिया। При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на Сході. Там зараз у них ініціатива. Це не секрет. Нам потрібно їх зупинити, забрати ініціативу в свої руки. Це можна тільки, коли в руках є щось міцне. Россия будет
делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Внимание! Пуск! Есть пуск! अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर आईएसडब्ल्यू का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। आईएसडब्ल्यू का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को कंट्रोल कर चुका है, यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है। हारते यूक्रेन को बचाने के लिए वैसे तो नाटो के 32 देश जुटे हुए हैं, लेकिन इसमें नाटो देश अमेरिका यूक्रेन को जंग में जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को नई 61 अरब डॉलर की सैन्य सहायता जारी की है ताकि हारते यूक्रेन को जिताया जा सके। वहीं दूसरी तरफ रूस में पुतिन फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी के घातक हथियारों की प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि रूस से जो भी पश्चिमी देश टकराएगा उनके हथियारों को रूस भून कर रख देगा। जंग के 6 पुतिन की विश्व युद्ध टीम। जरा पुतिन के साथ मौजूद इन राष्ट्र प्रमुखों को गौर से देख लीजिए। ये वो लोग हैं जो रूस के साथ मरते दम तक साथ देने का वादा कर चुके हैं। इसमें बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट टोकायेव, किर्गिस्तान के सदीर झापारोव, आर्मेनिया के निकोल पशिन्यान, उज्बेकिस्तान के शौकत मिर्जियोयेव और क्यूबा के मिगुएल डियाज कैनेल मौजूद हैं। ये जंगी टीम मॉस्को में पुतिन के साथ बड़े युद्ध की तैयारी में जुटी है। 1500 किलोमीटर दूर से हमला, अब नाटो और रूस की जंग। यूक्रेन और नाटो मिलकर भी रूस से जमीन पर सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन 1500 किलोमीटर दूर से रूस में हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से यूक्रेन ने पहली बार 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया है। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में 2 तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक कीव के ड्रोन ने रूस के दक्षिणी कास्त्रोडार शहर में अनापा शहर के पास 2 तेल डिपो पर भी हमला किया है, जिससे रात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं है जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़े हों और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करें। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। Курилцы не беспокоились, да, поэтому это мелочь для нас. Но сейчас мы подорвем там, знаешь, разделим на 2 части, потом в последующем потихоньку заберем сколько нужно, сколько этого шайтана Зеленского посадим за стол подписать бумаги, которые нам необходимы, и все. ऐसे हालातों की वजह से ही रूस को अब पोलैंड की तरफ से नाटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। कुल मिलाकर हालात अब ये बन चुके हैं कि पुतिन के सामने ना तो यूक्रेन टिक पा रहा है, ना ही नाटो रूस से सीधा मुकाबला करने की हिम्मत जुटा पा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन एक नजर आज की सुर्खियों पर।